9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चलिए स्टार्ट करते हैं रिफंड, अ न्यू चैप्टर। रिफंड, इधर ध्यान दें। टैक्स में रिफंड, इसके लिए जो प्रोविजंस बने हुए हैं, दोज प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 237 टू 245। टैक्स में रिफंड, यहाँ कौन सा हम लोगों ने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर कोई एसएससी टैक्स का ज़्यादा पेमेंट कर देता है, एक्सेस पेमेंट कर देता है, उसका रिफंड उसे मिल जाता है। अगर कोई एसएससी एक्सेस टैक्स का पेमेंट कर दे तो उसे उसका रिफंड मिलता है। और केवल रिफंड नहीं मिलता, अगर उसको रिफंड देने में देरी होती है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। रिफंड की अगर बात करें तो एसएससी जिसकी टोटल इनकम, ढंग से सुनना, कोई भी एसएससी जिसने टैक्स का एक्सेस पेमेंट किया है, जिसने टैक्स का एक्सेस पेमेंट किया है वही रिफंड भी पाएगा। जिसने टैक्स का एक्सेस पेमेंट किया है वही रिफंड भी पाएगा। अगर मैंने टैक्स का एक्सेस पेमेंट किया है देन आई विल गेट द अमाउंट ऑफ रिफंड। मेरी इनकम इसकी इनकम में शामिल होती है, क्लबिंग होती है। मेरी इनकम इसकी इनकम में क्लब हो जाती है तो टैक्स किसने पे किया होगा, मैंने या इसने? मेरी इनकम इसकी इनकम में क्लब हो जाती है तो टैक्स का पेमेंट किसने किया होगा, मैंने या इसने? इसने। तो रिफंड कौन मांगेगा, मैं या ये भी क्लियर हो गया? पक्की बात है? नहीं। कोई भी बंदा जो एक्सेस पेमेंट करता है टैक्स का, वो टैक्स के रिफंड को मांग सकता है फॉर्म 30 को फिलअप करके। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर्म 30, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है फॉर्म 30। कोई भी बंदा जिसने एक्सेस टैक्स का पेमेंट किया है वो रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है बाय फाइलिंग अप द फॉर्म नंबर 30। क्लियर? बोलो भाई। हाँ, मेरी अगर कोई इनकम है, इसके इनकम में क्लब हो गई है और इसने टैक्स का पेमेंट किया है तो रिफंड भी यही मांग सकता है, मैं नहीं। अगर कोई बंदा है जिसने टैक्स का पेमेंट किया, उसकी डेथ हो गई, अब वो रिफंड कैसे क्लेम करेगा अगर उसके ऊपर रिफंड बनता है? तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर कोई इनकैपेबल हो जाता है, इनकैपेसिटी में आ जाता है रिफंड क्लेम करने के, तो उसका रिफंड कौन क्लेम करेगा? उसका लीगल हेयर्स, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है तो कौन क्लेम करेगा? पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो गई है तो कौन रिफंड क्लेम करेगा? कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसको इसके लिए अथराइज किया गया हो, कोई भी ऐसा पार्टनर जिसको इसके लिए अथराइज किया गया हो। अगर इंसॉल्वेंसी का केस है तो रिफंड कौन क्लेम कर सकता है? अगर इंसॉल्वेंसी का केस है या लिक्विडेशन का केस है तो रिफंड कौन क्लेम कर सकता है? एसएससी की डेथ पर कौन क्लेम करेगा? उसका लीगल हेयर्स। फर्म के डिसोल्यूशन पर कौन क्लेम करेगा? उसका पार्टनर जिसको इसके लिए अथराइज किया गया हो। किसी कंपनी के लिक्विडेशन पर, इंसॉल्वेंसी में किसी के कौन क्लेम कर सकता है? रिसीवर या लिक्विडेटर। रिसीवर या लिक्विडेटर, रिसीवर या लिक्विडेटर। आखिर वही तो अब कंपनी का मालिक बन गया। फॉर द टाइम बीइंग एसेट को अपने पोजीशन में लेकर के डिस्पोज ऑफ करता है और लायबिलिटीज को सेटल करने का काम कौन कर रहा है?
लिक्विडेटर, तो रिफंड भी मांगने का अधिकार किसका हो गया? राइट, लिक्विडेटर का। और अगर कोई माइनर है तो उस केस में गार्जियन ऑफ द माइनर, गार्जियन ऑफ द माइनर, ये लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई एसएससी है, जिंदा है, उसने टैक्स का एक्सेस पेमेंट किया, रिफंड क्लेम कर सकता है खुद। अगर किसी एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे में क्लब हो गई हो और दूसरे ने उस पर टैक्स का पेमेंट किया है, तो रिफंड मैं क्लेम नहीं करूंगा, रिफंड वो बंदा पेमेंट करेगा, क्लेम करेगा जिसने एक्चुअल में टैक्स का पेमेंट किया है, जिसके हाथ में वो इनकम ऐड की गई थी। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो कोई भी पार्टनर जिसको इसके लिए अथराइज किया जाए। माइनर के केस में उसका लीगल गार्जियन, और कंपनी के लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर, और किसी बंदे के इंसॉल्वेंट होने पर रिसीवर। ये वो लोग हैं जो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म फिल करके? फॉर्म 30। कब तक क्लेम कर सकते हो? कब तक क्लेम कर सकते हो रिफंड? रिफंड क्लेम करने के लिए आपके पास एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, अगर मान लो प्रीवियस ईयर 13-14 है, प्रीवियस ईयर 13-14 है, तो उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा 14-15, यानी 31 मार्च 2015 को हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्लोज हो जाएगा। उसमें 1 साल और जोड़ दो, तब तक आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। तब उसमें 1 साल और जोड़ दो, तब तक आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। इसके बाद बिलेटेड रिफ़ंड को यानी अगर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 1 साल और अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद अगर आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है, वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। नहीं समझ में आई बात? पक्का है? हाँ सुने, एक सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है जिसको अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ढंग से सुनना। रिफ़ंड के ऊपर चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीबीडीटी का एक नोटिफिकेशन है, बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफ़ंड। मैंने अभी क्या कहा? अगर आपने रिफ़ंड को बियॉन्ड टाइम अप्लाई किया है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 1 साल और जोड़ दो, उसके बाद आप बिलेटेड नहीं कर सकते, रिफ़ंड आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन इन केसेस में कौन से केसेस में? बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफ़ंड, सीबीडीटी का ऑर्डर है अंडर सेक्शन 119। सीबीडीटी के पास कुछ राइट्स एंड पावर्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास कुछ राइट्स एंड पावर्स हैं। वो राइट्स एंड पावर्स इनकम टैक्स में सेक्शन 119 में लिखे हुए हैं। सीबीडीटी के पास कुछ पावर्स हैं, वो राइट्स दिए गए हैं सेक्शन 119 में। किस में दिए गए हैं? और उन राइट्स का यूज़ करते हुए सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, और वो इंस्ट्रक्शन नंबर है 13/2006, यानी ये ईयर 2006 में 13वें नंबर का इंस्ट्रक्शन आया था। क्लियर है? 13/2006 क्या है ज़रा देखो। इसमें सीबीडीटी ने अलाउ किया था असेसिंग ऑफिसर को। किसको अलाउ किया था? किसको अलाउ किया था? इसका मतलब ये निकला कि कोई भी बंदा जो रिफ़ंड क्लेम करेगा, फॉर्म किसको एड्रेस करके भरेगा? असेसिंग ऑफिसर को। अगर मुझे रिफ़ंड क्लेम करना है तो मैं अपने असेसिंग ऑफिसर को, जिसके जुरिस्डिक्शन में मैं हूँ, उस असेसिंग ऑफिसर को एड्रेस करते हुए लिखना है कि मुझे मेरा रिफ़ंड एक्सेप्ट कर दिया जाए, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाए रिफ़ंड का। तो सीबीडीटी ने एक पावर दिया है कि अगर बियॉन्ड टाइम कोई आपसे रिफ़ंड की क्लेम करे तो आप हाँ कर सकते हो या ना कर सकते हो। बिलेटेड रिफ़ंड के केस में आपके पास पावर्स हैं, जरा देखते हैं कैसे हैं। द फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आर वेस्टेड विद पावर्स। इन अथॉरिटीज़ को पावर्स दिए गए हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, हाँ करने का या ना करने का, ऑफ बिलेटेड रिफंड्स, रिफंड नॉट एक्सीडिंग 10 lakhs।
अगर 10 लाख रुपए तक का कोई रिफंड है तो ये पावर जाता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। अगर 10 लाख रुपए तक का कोई रिफंड है और टाइम बीत गया है, जब नॉर्मल टाइम में थे उस समय मैं अगर क्लेम करता तो मैं अपने असेसिंग ऑफिसर को एड्रेस करता। अब टाइम बीत गया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और अगर टाइम बीतने के बाद मुझे मेरा पैसा वापस का क्लेम मैं करता हूँ, फॉर्म 30 भरता हूँ, तो अब मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, असेसिंग ऑफिसर से नहीं, किससे? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। 10 लाख रुपए तक का अप टू ₹10 लाख, हाँ या ना? रिफंड एक्सीडिंग 10 lakhs बट नॉट इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का अगर रिफंड है, कितने रुपए तक का? 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का अगर रिफंड है तो वो रिफंड हमें बिलेटेड तभी मिल सकता है जब हाँ कर दे कौन? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। अब इसमें तो नहीं दिया है, वैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मैंने बिलेटेड क्लेम किया है रिफंड, बिलेटेड रिफंड को क्लेम करने का मतलब है जो मेरा ईयर था प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो असेसमेंट ईयर रेलिवेंट ख़त्म हुआ है, उसके बाद 1 साल और जोड़ लिया, वो टाइम भी बीत गया। अब क्लियर है? उस टाइम लिमिट के बाद अगर मैं क्लेम करता हूँ रिफंड के लिए 10 लाख रुपए तक के लिए, तो अब असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं जाऊँगा, सीधे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अगर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक के रिफंड के लिए मैं जा रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और अगर 50 लाख रुपए से अधिक का अगर रिफंड क्लेम करता हूँ मैं बिलेटेड, तो मुझे जाना पड़ेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास, जिसने ये कायदा और कानून बनाया है। मुझे जाना पड़ेगा CBDT के पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास। क्लियर है? रिफंड ऑन अपील, अब हुआ क्या, मेरा कोई केस अपील में चल रहा है। किस में चल रहा है? अपील एंड रिवीजन में चल रहा है, अपील में चल रहा है। और अपील में केस गया है, वहाँ से मेरा केस देर से निपटारा हुआ है, और अपील के फाइनल होने के बाद ये रिज़ल्ट निकला कि मुझे रिफ़ंड मिलना चाहिए। अपील का रिज़ल्ट क्या आया? मेरे फ़ायदे में आया। मुझे अब रिफ़ंड मिलना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। क्या मैं फॉर्म 30 भर के जाऊँगा? कहा गया ना। क्या मैं फॉर्म 30 भर के जाऊँगा? कहा गया ना। आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हाथ में आपको दे देगा क्या? रिफ़ंड। अगर रिफ़ंड का बहुत छोटा अमाउंट है तो मनी ऑर्डर दे देगा। अगर रिफ़ंड का ठीक ठाक अमाउंट है तो चेक देगा, कैश नहीं देगा। क्या देगा? चेक देगा, जिसको 3 महीने के अंदर आप इन कैश करवा सकते हैं। आपको मालूम है चेक को कितने महीनों के अंदर इन कैश करवा सकते हैं? 3 महीनों के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर। हाँ या ना? तो अगर बहुत छोटा अमाउंट है तो क्या दे देगा? मनी ऑर्डर दे देगा। और अगर बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, तो चेक दे देगा। नो क्लेम, ढंग से सुनना, मैं फिर से पढ़ देता हूँ रिफंड ऑन अपील को। इफ़ रिफंड ऑफ एनी अमाउंट बिकम ड्यू टू द एसएससी एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, द एओ
assessing officer shall refund the amount to the assessee without his claim of refund। यानी ये मजबूरी है assessing officer की कि वो हमें हमारा पैसा लौटा दे, मुझे रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात समझ में आई? अब तक इन टोटालिटी जो हम लोगों ने समझा, ढंग से सुनना। रिफंड, जो बंदा एक्सेस पेमेंट करेगा टैक्स का उसी को रिफंड भी मिलेगा। मेरी कोई इनकम इसके में एसेसिबल हो गई है तो इसको रिफंड मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। किसी बंदे की डेथ की केस में रिफंड उसको तो मिलेगा नहीं, उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। माइनर के केस में लीगल गार्जियंस को मिलेगा, इंसॉल्वेंसी के केस में रिसीवर को मिलेगा, लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर को मिलेगा और फर्म के डिसोल्यूशन के केस में पार्टनर को मिलेगा जिसको इसके लिए अथराइज किया गया हो। क्या टाइम लिमिट है? रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 1 साल और ऐड कर दो, दैट इज़ योर टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग द अमाउंट ऑफ रिफंड बाय फिलिंग अप द फॉर्म नंबर 30। क्लियर है? क्या बिलेटेड रिफंड हाँ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोगों ने देखा सीबीडीटी ने ये पावर दिया हुआ है इनकम टैक्स डिफरेंट अथॉरिटीज़ को, अगर किसी का रिफंड 10 लाख रुपए तक का है और वो बिलेटेड आता है, अप्लाई करता है, तो उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से हाँ करवानी पड़ती है। अगर लेकिन अमाउंट 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का है तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है, उसको हाँ करे या ना करे। तू हाँ कर या ना कर। क्लियर है? और लास्ट है, अगर 50 लाख रुपए से अधिक का क्लेम बनता है रिफंड का और बिलेटेड है तो कब बनेगा ये? जब सीबीडीटी उसको हाँ या ना करे। अपील के केस में, किसके केस में? अपील के केस में ऑटोमेटिकली अगर रिफंड बनता है तो अपील के केस में ऑटोमेटिकली आपके पास रिफंड का अमाउंट आ जाएगा। आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा अमाउंट है तो मनी ऑर्डर आ जाएगा, बड़ा अमाउंट है तो चेक से आ जाएगा। बोलो। मैं जो लाइन पढ़ रहा था मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ढंग से सुनना क्या लिखा है। नो क्लेम अंडर दिस प्रोविज़न विल बी एंटरटेन्ड। आपका कोई भी रिफंड हाँ तो किया ही नहीं जाएगा। वेयर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर हैज़ elapsed। आप बिलेटेड हो, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 1 साल तक भरना था, आप उसके बाद भर रहे हो, लेकिन रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 6 साल ख़त्म हो गए। 1 साल नहीं, 6 साल ख़त्म हो गए। 1 साल ख़त्म होता, उसके बाद अगर हम भरते हम बिलेटेड में आते, 2 साल ख़त्म होता बिलेटेड में, तीसरे साल आते बिलेटेड में, 4th ईयर में बिलेटेड, 5th ईयर में बिलेटेड, 6वां साल भी ख़त्म हो गया। अब बेटा बिलेटेड नहीं है, बहुत लेटेड है। क्या करो इसको? अब आपका रिफंड तो क्लेम एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा, किसी अथॉरिटी के पास कोई पावर बचा ही नहीं। यानी मैक्सिमम आपके पास बिलेटेड में भी कितने साल हैं? 6 years है। बोलो। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, रिफंड पर इंटरेस्ट की बात करें तो रिफंड का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 0.667% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ। 0.667%, 2/3%। इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। मान लो हमको पैसा मिलना था लेकिन वो देर से मिल रहा है, तो जब देर से मिलेगा तो भैया देर का हमको इंटरेस्ट भी दो। कितना परसेंट? 0.667%। ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है? अभी तक में कहीं कोई दिक्कत? अभी तक में कहीं कोई दिक्कत? टॉपिक चैप्टर ख़त्म होने वाला है, मालूम है? बहुत छोटा सा चैप्टर है।
अब चूंकि आपके एग्ज़ाम में अब ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है एक छोटा सा टॉपिक इंटरेस्ट पर बताओ, रिफंड पर इंटरेस्ट कितना है, तो बता सकते हो ना कितना परसेंट, 0.66। बताओ टाइम लिमिट क्या है रिफंड अप्लाई करने के लिए, तो बताओ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 1 साल और। बताओ बिलेटेड रिटर्न कब तक भरा जा सकता है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 6 साल के अंदर तक। बताओ टाइम लिमिट कब खत्म हो जाती है रिफंड अप्लाई करने के लिए, 6 साल के बाद, बात खत्म। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। 2/3% हुआ, 2-3%, कितना मतलब किसका, ये क्या है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर 4 महीना 6 दिन है तो 5 महीने का, 4 महीना 1 दिन है तो भी 5 महीने का, 4 महीना 29 दिन है हाँ तो भी 5 महीने का। अब समझ में आई बात? नहीं, तो मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, किस समय से, कब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या रिफंड पर इंटरेस्ट कब से मिलेगा, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। करवा देते हैं, करवाना नहीं था मुझे, इसको स्किप करवाना था, फिलहाल कर लो। अगर अब तक सब समझ में आया है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई एडवांस टैक्स है, टीडीएस है या टीसीएस का केस है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर इन 3 केसेस के कारण मेरा रिफंड बना है तो ये अमाउंट उसी साल पेमेंट हो जाते हैं, उसी प्रीवियस ईयर में पेमेंट हो जाते हैं जिस प्रीवियस ईयर में हम कमा रहे होते हैं। एडवांस टैक्स, मैं अभी कमा रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, असेसमेंट ईयर में नहीं देना है, अभी कमा रहा हूँ अभी देना है, असेसमेंट ईयर के पहले। टीडीएस मुझे कब काटना है, अभी कमा रहा हूँ और अभी किसी ने मेरा टीडीएस काट लिया। टीसीएस, किसी का मैंने टैक्स काट लिया। हाँ, बात समझना, यानी जिस ड्यूरेशन में हम कमा रहे होते हैं उसी ड्यूरेशन में टैक्स कट जाता है। असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करते कि असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तब आएगा, अरे तभी तो हमारा रिफंड बना, हमने अपना टैक्स ज़्यादा काट लिया, ज़्यादा जमा कर दिया, बोलो तभी तो रिफंड बना। और जाहिर सी बात है ये अमाउंट हमारे प्रीवियस ईयर में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगर ये प्रीवियस ईयर में ही डिपॉजिट हो जाते हैं तो इन पर इंटरेस्ट हमें रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ रिफंड। अब बात समझे, बोलो 1 अप्रैल से, मान लो इधर देखो प्रीवियस ईयर हम 11-12 की बात करते हैं, हमने एडवांस टैक्स के बेसिस पर हमारा रिफंड मिला, हमने ज़्यादा जमा कर दिया था, एडवांस टैक्स मैंने ज़्यादा जमा कर दिया था 10,000 रुपीज़, मेरा रिफंड बन गया। अब मुझे इस 10,000 पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से, जैसे प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा उसके अगले दिन से, टिल द डेट ऑफ रिफंड। नहीं समझ में आई बात? अगर मान लो 8 महीने 11 दिन लग गए तो 9 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, किस रेट से, 0.667%। सिंपल है, पक्का। ये हुआ एडवांस टैक्स टीडीएस या टीसीएस। अदर केसेस में क्या, फॉर एनी अदर टैक्स और पेनाल्टी, फॉर एनी अदर अमाउंट, the date of payment to the date of refund। जिस दिन मैंने पेमेंट किया था उस दिन से लेकर के रिफंड की डेट तक, बस ये है हमारा हिसाब किताब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। अगर एडवांस टैक्स टीडीएस और टीसीएस की बात होती है तो सीधे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की 1 तारीख से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और कोई दूसरा अगर कोई मैटर है तो जब आपने पेमेंट किया है तब से लेकर के जब तक रिफंड नहीं होता तब तक।
चलें आगे, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, सेट ऑफ रिफंड। सेट ऑफ रिफंड। आप लोगों को ये अच्छी तरह मालूम होगा, हर एक प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक इंडिपेंडेंट होता है। हर एक प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को हम लोग एक इंडिपेंडेंट ईयर मानते हैं और उसका टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, और उस इंडिपेंडेंट ईयर को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है मेरा प्रीवियस ईयर में टैक्स ड्यू निकले 5,000 का, तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है प्रीवियस ईयर 12-13 में मेरा रिफंड निकले 8,000 का, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे 8,000 रुपये इस साल का देगा और 5,000 रुपये इस साल का लेगा। सर ये कौन सी बात होती है, सीधे 3,000 ले लो ना। सेट ऑफ का रूल नहीं है यहाँ पे कि टैक्स में एडजस्ट कर दो, नहीं समझे। अगर मुझे लगता है मुझे 8,000 लेना है, 5,000 देना है, मैं एक लिखित में एप्लीकेशन दे दूँ, मैं खुद एक लिखित में एप्लीकेशन दूँ, असेसिंग ऑफिसर सुन एडजस्ट कर ले इसको। मैं बोलता हूँ मेरा पैसा एडजस्ट कर लो मेरे अकाउंट से, इसमें से नहीं करेगा एडजस्ट। मेरी एप्लीकेशन कोई मायने नहीं रखती, सेट ऑफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे लगता है कि एसएससी चोरकट है वो पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, और उसका कोई रिफंड बनता है तो वो रीज़न रिकॉर्ड करके एडजस्ट करेगा, अपने यहाँ रीज़न रिकॉर्ड करेगा, आपको इंटीमेट करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद ही वो सेट ऑफ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। वो खुद कर सकता है, हम अप्लाई करें हमारी एप्लीकेशन बेकार है, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो पहले हमको एक लेटर देगा, नोटिस देगा, इंटीमेट करेगा कि हम आपके इस टैक्स को इस रिफंड के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, और हमको सुनने का मौका देगा। हम ना बोलते हैं या हाँ बोलते हैं वो बात का मैटर है, लेकिन हम ना भी बोलें तो वो अपना अधिकार यूज़ करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करवा लेगा। देखिए, द असेसिंग ऑफिसर, CIT अपील एंड चीफ कमिश्नर और कमिश्नर may set off the amount to be refunded against the sum remaining payable by the assessee to whom refund is due. They can do that. वो करवा सकते हैं। Intimation in writing shall be sent to the assessee stating the action proposed to be taken under this section. वो हमें रिटर्न में एक नोटिस भी भेजेंगे कि हम आपके अमाउंट को क्या करने जा रहे हैं, एडजस्ट करने जा रहे हैं। अब ढंग से सुनना, ऑल रिफंड्स मे नॉट बी सेटल्ड बाई एक्चुअल पेमेंट। जरूरी नहीं कि आपको पैसा मिलना है तो आपको मिल ही जाए, हो सकता है आपको पैसा मिलना है और आपको पैसा देना भी है, तो उस केस में क्या होगा, wherever it is found that the tax for some other years, किसी और साल का टैक्स earlier or subsequent to the year to which the refund are outstanding against the assessee, the refund due may be adjusted. इस रिफंड को एडजस्ट किया जा सकता है। The refund due may be adjusted against the outstanding demand and the balance if any refunded to him. अब 8,000 में 5,000 को एडजस्ट कर लेगा, 3,000 वापस कर देगा। However, the amount can be adjusted only after giving an intimation in writing to the assessee of the action proposed to be taken for this purpose. That's it. अब समझ में आई कहानी। मेरी एप्लीकेशन से काम नहीं होने वाला, वो सुमोटो अधिकार दिया गया है असेसिंग ऑफिसर को, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, CIT अपील को, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, कि वो हमारे रिफंड को एडजस्ट कर रहे हैं क्या टैक्स ड्यू से। अगर उन्हें लगता है कर लेना चाहिए तो वो कर लेंगे और बाकी बचा हुआ पैसा हमको दे देंगे। अब क्लियर है?
अब क्लियर है, लेकिन बिना राइटिंग में लिखे हुए वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई दिक्कत हो तो बोलो, बोलो भाई, पक्का कसम से। थैंक यू बच्चों।